हम पेंशन निकाल लेते किसी में तो हम इसमें आगे बढ़े ही नहीं। लेकिन अगर कोई दूसरा होता तो पेंशन निकालने से ज़्यादा पड़ता। हमारे चाय की दुकान, हम ज़िंदगी भर चाय बनाते बनाते ही हमने पूरी लाइफ गुजार दी। पर चाय के आगे अगर हम थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा हमारे दिमाग का इस्तेमाल करके इसको कैफ़े के रूप में शामिल कर लेते तो आप ये शानदार कॉफ़ी आपकी 10 रुपये में मिल रही, वहाँ पर कैफ़े के अंदर आपको कॉफ़ी 50 रुपये की मिलती है। वहाँ के आपके जो कस्टमर होंगे उनका स्टैंडर्ड अलग टाइप का होगा। वीआईपी लोग आएंगे, वहाँ पर कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेंगे, आप एक कॉफ़ी का 50 रुपये चार्ज करोगे। इधर आपके यहाँ पर कॉफ़ी बन रही है, कॉफ़ी देना भाई, चाय की दुकान पर कॉफ़ी मांगी, 10 रुपये में कॉफ़ी दे दी, 5 रुपये में चाय दे दी। हम इसको मॉडिफाई कर सकते थे, पर हमने क्या, नॉलेज नहीं था हमारे पास। हम हमारे वास्तव में देखिए मुस्लिम प्रतिभाएँ, इस टैलेंट को अगर देखें तो इस टैलेंट का कोई जवाब नहीं है। कुदरत ने वास्तव में हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी करी है। इसको दबाने का काम पूरी पॉलिटिक्स ने किया। और दूसरा वर्ग जिसको आप खुद जानते हो, मैं नाम नहीं लूँगा, उस वर्ग ने हमारे को हमेशा चाहा तो वो हम यहीं के यहीं रह जाएं। हम चाय बनाते ही रहें, टीचर की दुकान निकाल दे रहे हैं, सिलाई की दुकान चलाते ही रहें। हमने कभी फैशन बुटीक बनाने की कोशिश नहीं करी। स्टार्टअप के जितने भी प्रोग्राम आप आज देख लो, आज अखबारों में भरे पड़े स्टार्टअप के ऊपर जो है MBA किए हुए लड़के ने जो है या अगर कोई खेती का काम कर दिया अपने खेत में, वही जो लाखों रुपये कमा रहा है। स्टार्टअप को अगर मान लिया ऐसे करता तो कितनी जॉब मिल जाती, लाख रुपये मिल जाता है। यहाँ पर वो एक सीजन में 4-5 लाख रुपये कमा रहा है और उसने पूरा ट्रेंड को ही बदल डाला और अखबारों में उसका नाम आ गया, वो एक बहुत बड़ा VIP हो गया। उठा ही हमारे में से, लेकिन उसको सपोर्ट मिलता गया, उसने सारी परंपराओं को, रूढ़ियों को, मान्यताओं को तोड़ता चला गया। तो हमारी जो क्या है, वास्तव में उसने दिया ही नहीं, हमें वही रखा। तो हमें इस सारी सोच को बदलना। तो अब आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि चीज़ कोई तो मुश्किल नहीं है, फ़र्क इतना है कि हमें ज़माने की रफ्तार के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके लिए हमें हमारी सोच बदलनी चाहिए। हम कई बार हमारे तो कोई लेता ही नहीं। आप देखिए, मैंने भी मेरी ज़िंदगी में खूब अनुभव किया। आपके जो गार्जियन बैठे हुए सब भी अच्छी तरह जानते हैं। एक सवाल है, यार मुसलमानों को नौकरी मिली, एक सबसे कॉमन वर्ड, मुसलमानों सोचना नहीं पड़ा, मुसलमानों को नौकरी न मिली। अरे यार मुसलमान कहते हैं, यही मुसलमान है। मैंने 40 साल की नौकरी में कभी मैंने हिंदू देखा ही नहीं, मुसलमान देखा ही नहीं। मैं तो बस ख्याल किया था कि मैं मेरे जॉब में था और मेरे जॉब में मेरे आसपास मेरे फ्रेंड्स सब ऐसे, कोई तो नौकरी मिली। नौकरी के अवसर खूब है लेकिन हमारे बच्चे नहीं हैं। कुर्सी यहाँ पर एक उदाहरण मैं और दूंगा। सर के पापा अख्तियार अली जी साहब बैठे हुए हाजी साहब, आप एक मेरी बात को ध्यान सुनिए। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सोचने की बात। अपनी बात तो अभी चलेगी लेकिन ये बीच में एक बात आई। आपके पापा और हाकम अली जी, आप जानते हो कि विजयनगर में हाकम अली जी साहब जो नैना चश्मा वाले हैं, उनके पापा हैं। दोनों दिन 2001 की बात है। 2001 में मैं विजयनगर स्कूल में था, तो लगभग 2-3 बजे के करीब ये मेरे पास में आए। मेरे पास आने के मतलब कोई मैं बहुत बड़ी तोप नहीं था। मेरे पास आने का मतलब यह था कि हाकम अली जी से मैं परिचित था और आपके पापा से मेरे फैमिली रिलेशन थे। तो दोनों जने आया, आकर हमारे टाइप रूम में बैठे और उन्होंने कहा कि यार हम इस नारायण स्कूल में उर्दू सब्जेक्ट चलवाना चाहते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, उर्दू सब्जेक्ट चलाना चाहते हैं। तो मेरे को चलो ना, तो यार आपके प्रिंसिपल यार थोड़ा इस मामले में मेरा आदमी है, मणि गोपाल जी ईरानी थे उसका, सब जानते विजयनगर वाले उनको। तो यार वो परमिशन नहीं देते, वो अपने से थोड़ा यूँ रखते हैं। मैंने कहा साल भर हो गया, मेरे को तो कभी ऐसा कुछ कहा नहीं। मैं तो उनके यहाँ सबसे ज़्यादा 2-3 महीने तक तो जरूर किया था मोहम्मद, क्योंकि मैं भी क्या 1929 से ये स्कूल बनी, उसमें सबसे लंबे टाइम पर रहने वाला मोहम्मद नहीं था स्कूल में। तो मेरे को तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। साल भर में मेरे पास भी बहुत सारे चार्जेज हैं, मेरे ऊपर बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं। तो कहने आप एक बात तो करूँ, चलो तो हम तीनों गए साहब उनके चैम्बर में। मेरे कहा सर ये हमारे समाज से दोनों जन आए हैं और कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। तो बोलो। मैंने कहा हम चाहते हैं 6ठी 7वीं 8वीं में उर्दू सब्जेक्ट चालू करें। तो आप सुनो उनका भी, उनके क्या थे बड़े, उन्होंने कहा
वो शुरू करो ना, कोई दिक्कत नहीं। पर यह है कि सर साहब आपको मालूम हो कि इसके नॉर्म्स कितने हैं, क्लास में 15 लड़के चाहिए, आप 15 लड़के मेरे को नोट करवा दो, तो सब्जेक्ट के लिए परमिशन लगा दूंगा। विजयनगर है, आप याद रखना, विजयनगर है जिसमें पॉपुलेशन है और यहाँ पर इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी। उस समय हमारे पास में पूरे नारायण स्कूल में, आप उस रजिस्टर को निकलवा करके देख लें, 10 लड़के थे, 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक, 3 फैकल्टी चलती यहाँ और लगभग 1100 की स्ट्रेंथ थी उस टाइम। आज पता नहीं कितनी, मेरे को पता नहीं। 1100 की स्ट्रेंथ में हमारे लड़के इतने कि उसमें भी आधे लड़के साधाना के इधर साइड के लड़के थे। तो भाई हमारे विजयनगर के लड़के जो यहाँ से 8वीं 9वीं पढ़ करके गए वो गए कहाँ, पहले तो उनकी खोज करो। मैंने कहा सर ये लड़के कहाँ भाई, 15 लड़के जिन्होंने तो कह दिया अपने यार के लड़के तो ले आएंगे अपने स्कूल पे इधर या फिर राजेंद्र वाले स्कूल पास में मिडिल स्कूल। तो भाई यहाँ पर हमने बात करी थी, मैंने कहा आपने तो बात करी पर वो लड़के यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, इनको 15 लड़के की लिस्ट देनी है क्योंकि उसके लिए टीचर की डिमांड करेंगे और संस्कृत के लड़के उसके बजाय में 15 लड़के एक अलग कमरे में बैठेंगे, व्यवस्था स्कूल की जिम्मेदारी नहीं हुआ। वो दोनों जुझारू थे, काम करना चाहते थे हमारी कम्युनिटी के लिए। उनके दिमाग में उस टाइम पर 2001 में, आज से 22 साल पहले कोई दर्द उठा होगा, कोई न कोई तकलीफ आई होगी, तब उन्होंने इस काम को शुरू करने का बेड़ा उठाया, पर वो पूरा नहीं हो पाया। और मेरे हिसाब से आज भी नारायण स्कूल में उर्दू सब्जेक्ट नहीं है और किसी भी स्कूल में हम उर्दू सब्जेक्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर लड़के नहीं होते। तो भैया गवर्नमेंट करना चाहती है, हम वहाँ पर होते क्यों नहीं? तुम यहाँ पर जितने बैठे हो 8वीं से 10वीं तक हो, क्या तुमने माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा? अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा? कितनों ने भरा फॉर्म अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का फॉर्म? अब आप देखिए साहब जितने भी गार्जियन बैठे हुए हैं वो और जो भी मेहमान हैं सब देखिए सर, 3,700 करोड़ रुपया हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए डालती है। कितना? 3,700 करोड़ रुपया, जिसमें 6 समुदाय आते हैं। सबसे बड़ा समुदाय मुस्लिम, दूसरा सिख, ईसाई और जैन, पारसी, बौद्ध, ये 6 समुदाय। 2014 में 6ठा समुदाय कौन घुसा? जैन, ये जैनी। और जब मैं देवरिया था उस वक्त जैनियों ने 2014 में क्या किया कि एक अभियान चलाया, उसी साल होते ही इनके स्कूलों में जहाँ पर भी बच्चे पढ़ रहे थे जैन कम्युनिटी के, सबके अल्पसंख्यक के सर्टिफिकेट बनवा करके इनके फॉर्म भरवा दिए। और आज की तारीख में 3,700 करोड़ रुपए में से सारा का सारा पैसा लगभग ये कम्युनिटी जो सबसे ज़्यादा संपन्न पूरे इंडिया में, जैन सबसे ज़्यादा संपन्न है, वो इस सारे पैसे को स्कॉलरशिप को ले जाते हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी आज 35-40 बच्चे बैठे हुए, एक ने भी, आप गार्जियन सब नोट करें इस बात को कि इस 3,700 करोड़ रुपए की भागीदारी में हम कहीं भी नहीं, हम क्या कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम करें और क्या कम्युनिटी के ऊंचा उठाने के लिए काम करें। ये उनके लिए, मेरे लिए, यहाँ जो मेहमान बैठे हैं उनके लिए, सबके लिए एक सोचने की बात है। अब यहाँ पर समस्या क्या है, गार्जियन कहता है यार प्राइवेट स्कूल में तो अल्पसंख्यक छात्र का फॉर्म भरने की परमिशन भरवाते नहीं और उनको मिलती नहीं। मैं मेरे दुकान में, मेरा ये मित्र है, उस मित्र में मैं बैठता हूँ, मेरे पास कोई मोमडन आ गया तो मैं उसको सबसे पहले तो उसके बच्चे का अल्पसंख्यक का सर्टिफिकेट बनवाता हूँ और उसका छात्रवृत्ति का फॉर्म मैं भरता हूँ। तो मेरे को पैसा मत दे, लेकिन छात्रवृत्ति का फॉर्म भर, इसके 1,000 रुपया साल का फिक्स हो जाएगा, 50% मार्क्स पे। पहली से 8वीं तक 1,000 रुपया साल का मिल रहा है, 9वीं से 12वीं तक 1,500 मिल रहा है। कॉलेज एजुकेशन में जा रहे हो तो आप उसी सर्टिफिकेट से आप अप्लाई करिए तो आपको ट्यूशन फीस का पूरी की पूरी ट्यूशन फीस गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। स्कॉलरशिप में हॉस्टल में अगर आप रहते हो तो उस हॉस्टल की पूरी फीस आपको रसीद देनी पड़ती है, वो सारा पैसा आपको रिम्बर्स होता है और बुक्स का पैसा भी है। अब और क्या चाहिए गवर्नमेंट से? तो हम लेने के लिए तैयार नहीं, देने वाला बैठा हुआ, उसके बाद में रोना हमें होता है यार के लेता नहीं, मुसलमानों को ये काम होते हैं, हमें देगा कोई नहीं।
हमें तो हमारे अधिकार है, जो अधिकार हम छात्र का हमारा अधिकार है। प्राइवेट स्कूल में उसका संचालक अगर कहें साहब नहीं होता तो आप मेरे से बात करेंगे, फॉर्म मैं करूँगा तो फॉर्म को वेरीफाई कर, मेरा काम फॉर्म को वेरीफाई करने का, वेरीफाई कर दे इसको, बाकी का काम हम सुलट लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा बच्चा उसको भी मिलेगी, अगर मदरसा बोर्ड से पंजीकृत कोई स्कूल है तो उस मदरसे के बच्चे को भी मिलेगी। एक और तमगा लगाई, आरटी में बच्चा है इसलिए यार आरटी का लाभ मिल गया इसलिए नहीं, स्कॉलरशिप अलग चीज़ है, आरटी में एडमिशन अलग चीज़ है, तो छात्र को मिलेगी। तो ये सारी जानकारियाँ हमारे को होनी चाहिए, और अगर ये नहीं है तो हम लाभ नहीं उठा पाते। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं। तो अब मैंने जो बात कही कि हम वहाँ तक ही सीमित रह गए, और लोगों ने पूरी राजनीतिक लेवल के ऊपर सब ने हमारे को वहीं तक ही रोके रखा। हम केवल उनके जेब में रहे, जब चुनाव आया जेब में हाथ डाला, मुस्लिम वोट डिब्बे में डाला और सत्ता में बैठ गए। उसके बाद आप गए, आपका कोई काम नहीं हुआ या हो रहा है, प्रोसीजर हमारे को पता ही नहीं, प्रोसीजर पता नहीं तो हम आगे की कोई कार्रवाई कर ही नहीं पाए। हमने हमारे किसी काम के लिए अगर कोई नेता लोगों को कहा या किसी ऑफिस में जाकर हमने कोई कम दी एप्लीकेशन दी, काम नहीं हुआ तो हमारे पास में यार आरटी थी, आरटी है हमारे पास में, 10 रुपये का एक पोस्टर लगा करके एक सिंपल सी बात पूछ लीजिए कि मेरा काम नहीं हुआ, कितने दिनों में किया जाएगा, 7 दिन में वो आपको ढूंढ देगा, आपके घर आ जाएंगे। इतना बड़ा खौफ है सूचना के अधिकार में, उसको हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। तो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाय की दुकान से हम आगे बढ़ें, सिलाई की दुकान से हम फैशन बुटीक में जाएं, या और गारमेंट में जाएं, डिजाइनिंग में जाएं। कंप्यूटर में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, ग्राफिक्स के हैं। आप देखिए आपके ग्राफिक्स में इस विजयनगर सर्किल में जहाँ तक मेरे को जानकारी केवल एक ही दुकान है, SNCP, यहाँ पर गली के अंदर है, बालाजी के मंदिर के आगे गली है छोटी सी, वहाँ पर एक कंप्यूटर दुकान है SNCP के नाम से, वो मेरा स्टूडेंट ही है और वही करता है ग्राफिक्स का काम, ये प्रेस वाले कोई भी नहीं करते। और ग्राफिक्स में चाहे जितना मनमाना काम करो, कोई पार नहीं है। आप अगर एक्सपर्ट हैं, डिप्लोमा है आपके पास में, तो आप हज़ारों रुपया घर बैठे आपके घर के नीचे दुकान में बैठ करके आप कमा सकते हैं, कोई नौकरी वगैरह कोई धंधा आपके आड़े नहीं आता। तो चीज़ों को हमें बदलना पड़ेगा, हमें हमारी सोच से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, और इस सब के लिए ज़रूरी है कि हम हमारे इस सारी सोच को कि भाई हमारा कोई नहीं है या हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, हमें कोई ये चीज़ मिलेगी नहीं, हमें मिलेगी सब, बस हमारे पास में काबिलियत होनी चाहिए, कुव्वत होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब लास्ट वाली बात बची कि इसके लिए यानी जो कैरियर का जो ये प्रोग्राम आने का जरूरी क्या था, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब कैरियर को करेगा तो, और उसके लिए 4 चीज़ें या 4 कोच हैं, 4 पिलर हैं, 4 गाइड हैं। सबसे पहले तो आप खुद हैं, आपके पास में जो 5-6 पन्ने का बुकलेट आएगी उसमें ये सारी चीज़ लिखी हुई। अब जो बोलूँगा सब चीज़ें उसमें हैं। पहला पिलर आप खुद हैं, आप खुद सोचें, 10वीं में आ गए, 12वीं में हैं, आपको सोचें कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। 10वीं में है तो आर्ट्स में जाना चाहते हैं, साइंस में जाना चाहते हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं, तो पहले अपनी एफिशिएंसी को तोड़ लें, मेहनत करने की आप में काबिलियत है, क्षमता है या नहीं, उसको आप देख लें, और उसके बाद आप फैकल्टी का चयन करें, किसी के दबाव में आकर के, माँ बाप के कहने पर। क्योंकि माँ बाप में क्या होता है कि उनकी हसरत रहती है कि जो वो नहीं बन पाए वो बनना चाहते हैं, तो आपको बनाना चाहते हैं। उसमें आपको एक डॉक्टर बनना होगा, देखना घर में कोई परेशानी आएगी, डॉक्टर लोगों को चक्कर लगाए, कभी हमारे को मिला नहीं, हमारे किसी तरह की कोई ऐसी दुर्घटना घट गई तो हम कहते नहीं, मैं तो मेरे बेटों को डॉक्टर बना करके छोड़ूंगा। तो डॉक्टर बना के छोड़ूंगा तो उसके लिए हमारे को पूरा का पूरा समाज को और हमारे परिवार को बदलना पड़ेगा, उसके लिए हमारे कितने काम करने पड़ेंगे। तो किसी के दबाव में नहीं आए, आप बिल्कुल बैकऑफ आपकी खुद की काबिलियत को आकलन करें, भावुक नहीं हों, और उस काम को लें कि मेरे को कौन से फील्ड में जाना है। तो यह आप खुद तय करें, आप कितने लेवल कर सकते हैं, आप खुद तय करेंगे। दूसरा कोच आपका रहेगा आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता। माँ बाप से बड़ा, माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है, माँ से बड़ा
कोई गुरु नहीं, क्योंकि सबसे पहला वर्ड हमारे को बोलना माँ ही सिखाती है और बाप हमें सपोर्ट करता है, उसके छाया की तरह हम सब आगे बढ़ते हैं। तो माँ बाप दोनों ही आपके लिए हेड है। आपकी कोई भी परेशानी है आप अपने माँ बाप से पूछिए। कई बार क्या होता है हमारे माँ बाप को बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं, यार ये क्या समझते हैं, नहीं समझते, क्योंकि तुम तो 12वीं क्लास में आ गए, 10वीं क्लास में आ गए, वो तो पहली क्लास में नहीं पढ़े, लेकिन उनके पास में ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा अनुभव है, जो वो अनुभव अच्छे अच्छे विद्वान के पास में नहीं मिलेगा, आपके पास में नहीं मिलेगा, आपके दोस्तों के पास में नहीं मिलेगा। वो ज़िंदगी की धूप खाए हुए हैं। तो आप उनसे मदद लें। कोई भी परेशानी आवे किसी भी तरह की, पढ़ने में, स्कूल में, टीचर से संबंधित, बुक्स से संबंधित, कोचिंग से संबंधित, आप उनसे सलाह लें और जो बात कहें, क्योंकि वो कभी भी आपको दूसरा आपका दोस्त या कोई दूसरा आपको गलत सलाह दे सकता है, लेकिन माँ बाप कभी आपको गलत सलाह नहीं देंगे। तो आप उनकी सलाह लें और बैठ कर भी बात करेंगे, पापा मैं ये करना चाहता हूँ, मैं आगे उस जगह जाना चाहता हूँ, मैं इतनी मेहनत करूँगा, आप मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करें। और निश्चित रूप से माँ बाप अपने पास नहीं होगा तो भी वो कुछ भी करके आपके लिए पैसे का अरेंजमेंट करेंगे। ऐसा कोई माँ बाप नहीं जो इस काम को नहीं करता, बिल्कुल। तीसरा सपोर्टर है, तीसरा पंच कोच या गाइड करने वाला आपका टीचर है। देखिए स्कूल में आप के बहुत सारे टीचर होंगे और हर लड़के के लिए हर टीचर, सारे के सारे टीचर उसके लिए फेवरेट नहीं है। कोई ना कोई टीचर से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, आप उनसे आप सलाह ले सकते हो कि सर तो मैं ये काम करना चाहता हूँ। वो आपकी काबिलियत को जानते हैं, क्योंकि वो आपकी कॉपियों को चेक करते हैं, आपके नॉलेज को क्लास में टेस्ट करते हैं। उनको पता होता है कि मेरी क्लास में 60 लड़के बैठे हुए, इनमें से कौन कौन किस किस कैडर का है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी राइटिंग को देख कर बताते हैं कि तो फला लड़के की कॉपी है, वो सब जानते हैं। और आपकी एफिशिएंसी भी जानते हैं कि आपके वास्तव में नंबर आए तो ये नंबर कितने हैं। तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि सर मैं इस काम को करना चाहता हूँ, मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहता हूँ, तो आपको बता देंगे कहाँ जाना है आपको कोचिंग के लिए, किस तरह से आपको मेहनत करनी है, किस तरह से आपका सारा का सारा बिहेवियर होगा, वो सब चीज़ आपको बताएंगे। और चौथे है आपकी फ्रेंड सर्किल। दोस्त सबसे बड़ी चीज़ होती है, दोस्त किसी को मिल जाए तो बहुत बड़ा खुशकिस्मत होता है। तो आपके पास आपके फ्रेंड सर्किल होंगे, लेकिन उन फ्रेंड्स में भी आपका कोई ना कोई एक ऐसा सबसे प्रिय दोस्त होगा, आप उसके टच में रहें। वो करना जो नहीं करें, लेकिन उससे सलाह जरूर लें। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपको एक ही स्ट्रीम के दोस्त मिल गए, आप एक ही फैकल्टी में चल रहे हो, एक ही रुझान आपका है, दोनों में एक ही टैलेंट है, तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि उसके पास जो बुक्स है वो आपको परचेज नहीं करनी पड़ी, आप उसके बुक से काम कर लें, बुक्स को आदान प्रदान कर लें। कई बार आप कोचिंग सेंटर पर आप किसी परिस्थिति पर जा नहीं पाए, तो आपका फ्रेंड वहाँ पर गया, तो दूसरे दिन आप उसके जो भी नोट्स वगैरह उसके पास थे, उन नोट्स को आप आसानी से ले सकते हो, तो आप ये काम कर सकते हो। तो यहाँ आपको सारा कंपेंसेशन हो गया, आपकी क्षतिपूर्ति हो गई, नहीं जाने का कोई आपको मलाल नहीं रहा। तो ये आपकी बहुत मदद करते हैं। और सच्चा दोस्त होता है वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी गलत बात नहीं करेगा। लेकिन दोस्त वही होना चाहिए कि हम दोस्त तो हैं, ऐसे दोस्त को बनाना है कि जिसका पढ़े से दूर दूर का वास्ता नहीं, और हम उसको सबसे बेस्ट फ्रेंड माने, तो वो आपको आपकी नैया को पार नहीं लगाएगा। आपके कैडर का ही होना चाहिए, आपके स्तर का होना चाहिए, आपकी क्लासमेट होना चाहिए, वही आपका फ्रेंड है और वही आपको इसे बता सकता है। तो ये 4 पिलर हैं आपके, जिनके थ्रू आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आप जो भी स्ट्रीम लोगे, जहाँ पर भी जिस भी जॉब में आप जाना चाहोगे, बिल्कुल इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी मिलने के लिए ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें हमारे को नहीं मिलती, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। और जो दूसरी कैडर के लड़के हैं उनको आसानी से उपलब्ध होती है, घर में मिल जाती है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। आखिर में सबसे 2-3 बात जो मैं आपको